तो हम लोग आज फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये उत्तराखंड वन सेवा जो होती है आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज, उसका पेपर है। ये ना केवल उत्तराखंड के लिए वरन अन्य राज्यों में जो एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो या अन्य, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। उन सबको इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के जो लोकल क्वेश्चन उसको छोड़कर बाकी जो जीएस के क्वेश्चन वो हर जगह आते हैं। और इसके अलावा जो उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है ही, ब्रह्मास्त्र है ही। उत्तराखंड पीसीएस के अलावा जो उत्तराखंड आरओ, एआरओ, लोअर या जो वहाँ के ग्राम विकास, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी एक शुद्ध और संतुलित मैंने आंसर की बनाई है, आपको जो देखने को मिलेगी। आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप करके। चलिए आइए हम लोग हिंदी में सॉल्व करेंगे, इंग्लिश टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? बोलिए जल्दी से। आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल से आंसर बता पा रहे हैं आप लोग। इसका सी होगा इसका आंसर, 6 वर्ष। आप ये जानते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। अगला है, निम्न से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? किस आर्टिकल में जो वोटिंग से संबंधित प्रावधान है, तो बोलिए किस में है? तो आर्टिकल इसका हो जाएगा 326, 326। तो यानी कि दूसरे का आपको आंसर मिल जाएगा, डी आंसर मिल जाएगा 326। आप ये जानिए, इसमें जो 324 है वो किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 324 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से। वो भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो भी आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या मिल जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो फोर्थ का आप कौन सा मिल जाएगा? डी 29। कितने विषय हैं? 29 सब्जेक्ट है। और पंचायती राज पर मेरा पहला वीडियो आया था जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसके अलावा पंचायती राज से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं। और जितने क्वेश्चन अभी आपने संविधान सुने, जितने मेरे वीडियो पड़े हुए हैं पॉलिटी के, संविधान के आर्टिकल्स, वहाँ से सब पूरे एक एक वीडियो है। आप चाहिए तो चेक कर लीजिए, उनको सुन जरूर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके चेयरमैन की नियुक्त कौन करता है? बोलिए, आप सब बता पाएंगे कौन करता है उसकी नियुक्त? राज्य का राज्यपाल। यानी कि इसका आंसर मिल जाएगा आपका बी। 5th का आपको बी आंसर मिल जाएगा, राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट। याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग के मेंबर, राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीपीएससी या उत्तराखंड पीसीएस के जो आयोग हैं, उनके मेंबर्स और अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, किंतु उसे हटाने का अधिकार नहीं है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा इसका, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन आंसर करता है इसका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? अगर प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लाना है, महाभियोग लाना है, तो उसके लिए मिनिमम कितने मेंबर्स के साइन होने आवश्यक होते हैं प्रस्ताव लाने के लिए, रेजोल्यूशन लाने के लिए? तो बताइए कितना होगा? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। चाहे वो राज्यसभा में लाए या लोकसभा में, किसी हाउस में ला सकते हैं, बट उस हाउस के शुरुआत में 1/4 मेंबर इस बात को साइन करके अपना रेजोल्यूशन चेयरमैन या सभापति को देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए पंचायती राज से कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और पंचायती राज वाला टॉपिक आप जरूर सुन लीजिए। आपको कभी कोई गलती किसी एग्जाम में नहीं होगी, चाहे वो लेखपाल, सीजपाल, कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस, आरओ, एआरओ, बैंक, जो भी।
पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार आपको सेट करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो अगर करें काल क्रमानुसार सेट तो आप क्या कर पाएंगे, JV राव समिति, ML सिंघवी समिति, बलवंत राव मेहता, अशोक मेहता। आप ये जानते हैं कि सबसे पहले जो आई थी बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो देखिए क्या 3 वाला कहीं ऑप्शन मिल रहा है, तो बस हो गया, एक ही जगह आपको थर्ड ऑप्शन मिल रहा है और वो कहाँ मिल रहा है, C में। तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, अपने आप से आंसर हो जाएगा। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आती है 1957 में आती है, और उसके बाद आप जानते हैं अशोक मेहता समिति 1977 के आसपास आती है, और उसके बाद आपका LM संघवी समिति आती है, GV राव समिति आएगी, और फिर लास्ट में LM संघवी समिति आएगी। तो इसका आंसर 3414 C हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता को हम भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी भी कहते हैं। निम्न से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर देता है? तो आप बता पाएंगे कौन सा होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन से बताइए, आपके दिमाग पे इसका आंसर आ भी गया होगा। 9th का आपको D मिल जाएगा, आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 ये शक्ति देता है। अगर क्वेश्चन होता कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो उसका आंसर हो जाता आर्टिकल 1, 2, 3। अगर राष्ट्रपति पूछते प्रेसिडेंट के लिए, तो हम करते राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें किस आर्टिकल जो चेंज हुआ, किस अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हुआ? आप सब जानते हैं एक ही बार आज तक चेंज हुआ है, और वो हुआ है किससे हुआ है? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी है ना, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 3 ये न्यू वर्ड कब जोड़े गए? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं वो सब मैंने पहले पढ़ा रखे हैं। आप पॉलिटी वाली लिस्ट में जाइए, देखिए जितने इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आज तक अभी तक हुए हैं, आज की डेट तक, वो सब वहाँ आपको मिल जाएंगे, और वो सब महत्वपूर्ण मिलेंगे। आपको सब नहीं पढ़ने हैं, आप पूरी बुक पढ़ते हैं, मैंने सिर्फ चुनिंदा दिए और क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाता, रट लीजिए। और अभी तक जितने क्वेश्चन आपने पॉलिटी के यहाँ पर देखे हैं वो सब क्वेश्चन मैंने कराए हुए। एक भी क्वेश्चन अगर पॉलिटी का एक नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं, जो 4 वीडियो मात्र पॉलिटी के पढ़े हैं, आर्टिकल्स वाले, आपका अमेंडमेंट एक्ट वाले और पंचायती राज, उनसे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं गया। आप चाहे तो मिलाकर चेक कर लीजिए। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर GS ग्रुप करके, वो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में लिखे दे रहा हूं यहां पर, आप उसको ज्वाइन कर लें। क्या है टेलीग्राम ग्रुप, देख लीजिए। अनुपम सर GS ग्रुप इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और अन्य सब PDF उपलब्ध रहेंगी निःशुल्क। आप वहां क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन किस आर्टिकल में है? तो आप बता पाएंगे किस आर्टिकल में आपको मिलेगा। देखिए 11th का अगर आंसर देखें तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है विधि का शासन, आर्टिकल 14 मिलेगा, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ है, विधि के समझ समानता। निम्न से कौन से संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने संबंधित है? किस अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग करने की एज कम कर दी गई थी? तो आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 12th का A मिल जाएगा, बाय द 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से वोटिंग करने की एज 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, है ना। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से। ये सभी क्वेश्चन 12 के बारे आप पॉलिटी वाले पढ़ लीजिएगा, वहां सब मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा जोधपुर। क्या मिल जाएगा?
जोधपुर, यानी कि 13 का डी आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पाद है? अभ्रक, माइका, सर्वाधिक माइका कहां पर होता है? तो आप बता पाएंगे आंध्र प्रदेश। 14 का ए, आंध्रा। कभी झारखंड नंबर 1 पे था, बट आज की डेट में आंध्रा है। हाँ, ये बात अलग है कि झारखंड में एक सिटी पड़ती है कोडरमा। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ माइका कहते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? आप बताइए, सब जानते हैं 1953 में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे उत्तराखंड। क्या कर पाएंगे? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड राज्य सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद की जगह जीडीपी की जगह क्या जोड़ेगी? सकल पर्यावरण उत्पाद। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? आप सब जानते हैं, इसका आंसर तो आपको मालूम है, 21.54%। सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों, एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो बताइए, नागालैंड। क्या होगा? बी आंसर मिल जाएगा, नागालैंड। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है, किससे संबंधित है जनसंख्या विस्फोट? आप सब जानते हैं, ए इसका आंसर हो जाएगा, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। जब हाई बर्थ रेट होगी, लो डेथ रेट होगी, तो जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति पैदा होगी। भारत में जो 1961, 71, 81 के दौरान यही स्थिति थी। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? आप सब जानते हैं, 7516.6 किलोमीटर। बी 7516.6 किलोमीटर। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, भारत की तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, जबकि विश्व में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला देश कनाडा है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो कौन सा होगा? बताइए कौन सा है? 21 की बात करें तो आप सब जानते हैं, जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है हमारा वो रानीगंज है, वेस्ट बंगाल में, रानीगंज। 21 का ए। 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 में देखिए, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण IWA, इंडिया वाटर एडवांस वाला है, संवैधानिक संस्था के रूप में इनलैंड वाटर, है ना, अथॉरिटी जो है वो आपका 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सब जानते हैं, इसका आंसर ए है। बैक ईयर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में, यूपी के नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जात आयोग के प्रथम सभापति थे? जो बैकवर्ड कमीशन बनाया गया उसके प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो आप बता पाएंगे, काका कालेकर। कौन थे? काका साहब कालेकर। उन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था, काका साहब कालेकर। देख लीजिए क्वेश्चन कितने सिंपल और कितने बढ़िया क्वेश्चंस हैं। कोई भी एग्जाम हो, उन सब में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज से कितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप स्वयं मिलाकर देखिए जाकर के। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, नजला बाल्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई है? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर नजला बाल्डेन रमधाने ऑन विच कंट्री, किस देश की है? तो इसका आंसर है ट्यूनीसिया। 24 का अगर हम देखें तो आंसर मिल जाएगा हमको डी, ट्यूनीसिया। क्या आंसर मिलेगा इसका? ट्यूनीसिया। अगला 25 की बात करते हैं, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया इस वर्ष? तो उनको जो नवाजा गया है उसका आंसर है आपका राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। 25 का सी आंसर। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? हरा भरा आधारित, तो तेलंगाना ने। किसने शुरू की है? तेलंगाना ने। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी?
तो इसका आंसर है जापान। कहाँ पर की गई थी? जापान में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंकिंग रही है, आप सब ने पढ़ा है। इसका आंसर आप कर पाएंगे 46वां स्थान रहा है, 46 रैंकिंग रही है। FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर था, फर्स्ट रैंकिंग पर था? तो आप सब जानते हैं कौन सा राज्य फर्स्ट रैंक पे था। तो गुजरात पहले स्थान पर था, ये आप सब जानते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात नंबर 1 पर था, ये आप सब जानते हैं। क्वेश्चन है 30 ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है, तो उसका नाम क्या है? ई सोर्स। क्या रखा गया है नाम? ई सोर्स। RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है, किससे संबंधित है FI इंडेक्स? तो इसका आंसर है C, फाइनेंशियल इंक्लूजन। 32 निम्नलिखित में कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला सिटी बन गया है? कौन सा सिटी 100% कोविड वैक्सीन लगाने वाला पहला सिटी बना है भारत का? तो उसका आंसर आपको मालूम है, भुवनेश्वर। कौन सा है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो कैपिटल है, वो 100% टीकाकरण हो गई, वैक्सीनेट हो गई। 33 की बात करते हैं। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए किस ब्रांड का नाम क्या है? जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके विपणन के लिए एक नया ब्रांड शुरू किया गया है, सोन चिरैया। क्या शुरू किया गया है? सोन चिरैया। याद रखिए, बिल्कुल सोन चिरैया। पर्यावरण प्रभाव आकलन EI एक नियोजन तंत्र साधन है जो कि नियोजन के प्रारंभिक चरण के विकासी प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजनाओं आदि हेतु भारत में ये प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया, यानी कि EI भारत में पहली बार कब प्रयोग में लाया गया, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप बता पाएंगे 1978। कब लाया गया? 1978 में, 1978 में लाया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 35 सुनील लल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसे बनाया गया था? तो आप बता पाएंगे नकुल चोपड़ा को। 35 का B, नकुल चोपड़ा। 36 बात करते हैं। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? माई ई हार्ट किसने लॉन्च किया है? तो HCL फाउंडेशन ने। किसने? HCL फाउंडेशन ने। माई ई हार्ट। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बता पाएंगे आप सत्या नडेला। किसे नियुक्त किया गया था? सत्या नडेला जी को। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? बहुत बार क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। आंध्र प्रदेश में। 38 का आंसर मिलेगा आपको B, आंध्रा। 39 क्वेश्चन। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए, यानी कि भारत रत्न प्राप्त करता उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो आप बता पाएंगे गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, देश के गृह मंत्री भी थे, और इन्हीं के नाम पर देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है, 1960 में बनी, जो देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ किस वर्ष में? टिहरी को भारतीय संघ में मिलाया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कल ही परसों करवाया भी था आपको, तो आप कर पाएंगे 1949 में। कब मिलाया गया था? 1949, 1949 में। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे लंबी नदी कौन सी उत्तराखंड में बहने के हिसाब से? उत्तराखंड में, तो बताइए। तो इसका आंसर है काली नदी। क्या आंसर है इसका? काली नदी। कुछ लोग भागीरथी करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या? काली। रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया है? गढ़वाल का प्रसिद्ध रामायण होता है, रामायण को गढ़वाली भाषा में प्रकट करने की कला है। तो रामायण को किस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया था, विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो बताइए कब घोषित किया गया था? तो इसको बता पाएंगे आप। ए आंसर होगा 2009। 42 का ए।
2009 में रम्माड़ को विश्व विरासत घोषित किया गया था। अगला है गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है मौलाराम। कौन थे? मोलाराम जी थे इसके आंसर। अगला है अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध है किसके रूप में प्रसिद्ध है? 44। तो अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध है आपके मूर्तिकार के रूप में। ये उत्तराखंड के लोकल क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण, रट लीजिए, जिनको भी पीसीएस इस बार क्वालिफाई करना ही करना है। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो किस तिथि को शहीद हुए थे? 11 जनवरी 1948 को। कब हुए थे? 11 जनवरी 1948 को। सी आंसर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? सबसे सेफ सिटी, मैंने कराया वो क्वेश्चन था करंट में, किसको सबसे सेफ सिटी माना गया है? तो आप सब जानते हैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को। किसको? डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। 46 का सी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 47। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में जज रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम जज कौन थे? ये पूछा गया आपसे, तो आप बता पाएंगे कौन थे? बताइए इसका आंसर। आप बता पाएंगे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, PC पंत। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत सर्वोच्च न्यायालय में जज रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित पानी का दर्जा दिया था? आप जानते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किसी नदी को जीवित नदी घोषित किया था। सबसे पहले किसको घोषित किया था बताइए? तो आप बता पाएंगे 48 का B, गंगा को सबसे पहले जीवित पानी का दर्जा दिया था। पुरोला में उत्खनन यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था? पुरोला में, तो बताइए किसका प्राप्त हुआ था? तो ये कुणिंद वंश का था। किसका? कुणिंद डायनेस्टी। डी आंसर। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में कौन सा? सबसे प्राचीन अभिलेख जो उत्तराखंड में मिला हुआ है वो कौन सा है बताइए? तो सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है कालसी, जो देहरादून के पास है, जो कि अशोक महान का 13वां शिलालेख है, जहां पर अशोक ने अपने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। तो कालसी अशोक का अभिलेख है, देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त है। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? इनमें से सर्वाधिक एरिया किसका है? उत्तरकाशी का है, चमोली का है, पिथौरागढ़ का, देहरादून का, बताइए किसका है? तो जो सबसे बड़ा जिला एरिया में वो नंबर 1 पे चमोली है, फिर नंबर 2 पे उत्तरकाशी है। सबसे बड़ा जिला एरिया में चमोली है। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? यानी कि देवभूमि के डायरेक्टर कौन थे? तो बताइए कौन थे? गोरान पेस्कोलेविच। तो 52 का A आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? A आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 53 की, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या, मैंने भी बताया कुछ दिन पहले जो कराया था वीडियो, आपको बनाया था परीक्षा में, तब बताया था मैंने कि उत्तराखंड में जो विकास खंड है, ब्लॉक है, वो कितने ब्लॉक हैं? पूछ लेते हैं बार बार आपसे क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में जो विकास खंड है, जो ब्लॉक की संख्या है, तो कितनी है? 95। कितनी है? 95। तो इसका आंसर A मिल जाएगा आपको, 95। और ये सब वो आंसर मैं दे रहा हूं जो आयोग ने दिए हैं। आयोग की आंसर की के एंथेटिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? बताइए कौन नहीं है? जसपाल राणा है, उन्मुख चंद है, ऋषभ पंत है, ललित उपाध्याय उत्तराखंड से नहीं है। बाकी आप सब जानते हैं, जसपाल राणा देहरादून से, उन्मुख चंद पिथौरागढ़ से थे, ऋषभ पंत हरिद्वार देहरादून वहीं से थे। और ऋषभ पंत को अभी उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु कौन प्रसिद्ध है? गोविंद वन्यजीव विहार। कौन? गोविंद वन्यजीव विहार। हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंख बंद करके आप इसका आंसर कर सकते हैं, इतना रटाया है मैंने इसको। 1936। ये भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है हैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी पौड़ी गढ़वाल नैनीताल में, और बाद में 1957 में इसी का नाम बदल किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ही बात है। निम्नलिखित में किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? 57 का B। इसका आंसर ही मैंने बहुत बार कराया है, रूपकुंड, बार बार आता है। इसी को रहस्यमयी झील, रहस्य ताल, रूपकुंड सब कुछ कहते हैं। यहीं पर मानव कंकाल पाए जाते हैं, रहस्यमयी ताल। मैंने अलग से कराया हुआ क्वेश्चन, बार बार आता है। उत्तराखंड में बनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? कौन सी? बनराजी। तो बताइए किस में निवास करती है? हालांकि मैं तो वहां रहा भी हूं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में।
पिथौरागढ़ में। देखिए रम्माण का क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया। पहला क्वेश्चन था कि रम्माण को कब यूनेस्को में शामिल किया गया। अब क्वेश्चन क्या है कि रम्माण को किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही थी, यानी कि परेड में कब शामिल किया गया था उत्तराखंड की झांकी के रूप में इसे, तो बता पाएंगे कब शामिल किया गया था। 59 का आप लोगों ने देखा भी होगा 2016 में शामिल की गई थी। कब? 2016 में। तो देखिए रम्माण से 2 क्वेश्चंस मिले और लोकल क्वेश्चन कितने बढ़िया और कितने सिंपल क्वेश्चन है। आप रटते रहिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं ज़बरदस्ती आपसे कहता भी नहीं हूँ, लेकिन आपका जो प्यार है, जो विश्वास मुझ पर बना है वो बना रहे, इसलिए मैं अगर इतनी मेहनत करता हूँ। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पर आप लगे रहिए और दूरस्थ ग्रामीण एरिया तक इनको पहुँचाइए जिनके पास साधन नहीं है वहाँ पहुँचने का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार कराया हुआ है। तो इसका आंसर भी आप जानते हैं, गंगोत्री है। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री है, रट लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आप सब जानते हैं उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है। अगला है 62, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? पुरुषार्थ एक पत्रिका, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक गिरिजा दत्त नैथानी। कौन थे? गिरिजा दत्त नैथानी। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन थे? तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक का अगर नाम हम देखें तो ई सरमन ओकले, बी आंसर मिल जाएगा इसका। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? कुमाऊं का अंतिम चंद शासक किसे माना जाता है? कौन था? तो अंतिम चंद राजा था आपका महेंद्र चंद। कौन था? महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप बता पाएंगे आदिनाथ के नाम से हम अजय पाल को जानते थे। किसे? अजय पाल, ए आंसर। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? मतलब देहरादून में किस वर्ष रेलवे पहुंची? तो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप बताइए कब पहुंची रेलवे देहरादून में? तो आप बता पाएंगे इसका आंसर हो जाएगा 1900, 1900। देहरादून में रेल कब पहुंची? 1900, 1900। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68, खतलिंग हिमानी किस नदी का ओरिजिन है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? तो भिलंगना निकलती है, जो भागीरथी की सहायक नदी है। और भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही टिहरी डैम बन रहा है, याद रखेगा। तो भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखेंगे इस बात को। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? सबसे पहले खड़ी बोली के कवि कौन थे उत्तराखंड से? तो बता पाएंगे आप लोग कौन थे? 69 का भी आंसर आपको सी मिलेगा, लोकरत्न पंत गुमानी। कौन थे? लोकरत्न पंत गुमानी। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक किस रूप में? तो 70 का जो आंसर मिल जाएगा, शिव प्रसाद डबराल प्रसिद्ध इतिहासकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उत्तराखंड की में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। तो आप बता पाएंगे कौन सी है? कामेट है। कौन सी है? कामेट है, कामेट। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी एंड सेकंड इज कामेट। रट लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? मतलब किसमें 3 हार्ट होते हैं और उसका ब्लू ब्लड होता है? बताइए। बायो का क्वेश्चन है, बताना चाहिए आप लोगों को। तो ऑक्टोपस, किसका आंसर मिलेगा इसका? ऑक्टोपस। 73, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? पहले कार्बन, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, बढ़ता हुआ मतलब है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बी आंसर मिल जाएगा इसका। क्या मिल जाएगा? बी, कार्बन, क्रोमियम और आयरन। हंसाने वाली गैस कौन है? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हैं किसे कहते हैं, बताइए। 74, जल्दी से बोलिए, आना चाहिए आप लोगों को, आप सबने पढ़ा है। नाइट्रस ऑक्साइड, यस, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं, जबकि अमोनिया को टीयर गैस भी कहा जाता है, अश्रु वाली गैस। निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? प्रेशर। पी बराबर क्या होता है? आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो निकाल लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया। तो किस में मिल रहा है आपको ये? तो बी आंसर हो जाएगा इसका, सीधी सी बात, बल अपॉन क्षेत्रफल। निम्न में से किस चालक
किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? जो चालक का रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है? तो आप बता पाएंगे किस पर डिपेंड करता है? 76 का आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा? डी। लंबाई पर भी, पदार्थ की प्रकृति पर भी, क्रॉस सेक्शन सभी पर। तो 76 का क्या मिल जाएगा आपको आंसर? डी। उपरोक्त सभी संभावनाएं सही है। अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण कौन सा है? तो आप देखिए 77, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी, नीटेल्स। क्या मिल जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है बीज विकसित होता है, बीज का डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो आप बताइए कहाँ होता है बीज का डेवलपमेंट? क्या आंसर इसका होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बीजांड। क्या होगा? बीजांड। क्वेश्चन नंबर 79, मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? बहुत बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये, तो आप सब जानते हैं विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो रक्त का थक्का जो होता है विटामिन के की कमी से। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण किया जाता है, कैसे करते हैं? तो आप ये जानते हैं 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए आंशिक निर्जीवीकरण, उसी को पास्चराइजेशन भी कहेंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस मेटा का निर्माण होता है? तो 81 का आंसर मिलेगा सी, प्रोपेस। और इंग्लिश वाले जो हैं वो मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा PDF, वहाँ से आप इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी दोनों देख सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रगति कैसी होती है? तो इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रगति की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? आप सब जानते हैं, क्वेश्चन है, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन की तरह। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? 83 आपका क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। मर्क्यूरमाइकोसिस रोग इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? आप सब जानते हैं 84 बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कवक, फंगस से होता है, कवक से होता है, कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर है 85, हाफ बाइट कहलाती है एक, क्या कहलाती है हाफ बाइट? आप बता पाएंगे निब्बल। क्या कहलाती है? निब्बल। ए आंसर मिल जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? फोर्थ जनरेशन की मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है? तो बताइए आप सब क्या है? 86 का सी, LTE। क्या मिल जाएगा? LTE। तो 86 का सी आंसर मिल जाएगा आपको। 87, आधुनिक पूरी पीढ़ी के जो मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उसमें प्रयुक्त IC चिप्स किसके बने होते हैं? तो आप सब जानते हैं IC किसके बने होते हैं, सीधा सा आंसर है इसका सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। 87 का सी। 88 की बात करें, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो आप सब जानते हैं कहाँ से मिलता है, एरण अभिलेख से। 88 का बी। और जो मेरा हिस्ट्री का प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा वीडियो पड़ा हुआ है उसमें आप इसको इसका आंसर मिल जाएगा एरण अभिलेख, वहाँ मैंने पूरा कराई हिस्ट्री, उस वीडियो को जरूर देखें आप, एरण अभिलेख से। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है उसमें? तो उसमें जीमितवाहन का उल्लेख है। किसका? जीमितवाहन का। गोंडोफंडीस किस राजवंश का शासक था? तो आप ये सब जानते हैं वो पहलव राजवंश का शासक था। किसका? पहलव राजवंश, गोंडोफंडीस। पंजाब में कूका मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो पंजाब में कूका मूवमेंट आप सब जानते हैं राम सिंह ने। किसने? राम सिंह ने तैयार किया था, राम सिंह ने स्टार्ट किया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 92 की अगर बात कर लें तो 92 का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका भी आंसर आपको ए मिल जाएगा, 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी कब हुई? 1920 में हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि किसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। आप बताइए, आप सब जानते हैं दफनाया गया था। तो 93 का आपको आंसर मिल जाएगा बी। किसे? अकबर को, अकबर को। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? कौन विदेश सचिव के समकक्ष था आपको ये बताना है 94 का। तो डी आंसर मिल जाएगा, दबीर विदेश सचिव के समकक्ष था। याद रखिएगा, विदेश मंत्री पूछता तो सुमंत, लेकिन विदेश सचिव के समकक्ष दबीर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? किस वर्ष उन्हें सिविल सेवा से बाहर किया गया था? तो इसका आंसर मिल जाएगा आपका 95 का ए आंसर होगा, 1874। 96 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। धर्मत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1658। सी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, कितनी बार मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग।
किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई है? तो संध्याकर नंदी के द्वारा क्या लड़ा गया? रामचरितम। रामचरितम। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ए मिल जाएगा। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो कौन सा पेपर था तमिल में था? स्वदेश मित्रम आपका तमिल में प्रकाशित था। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? आप ये सब जानते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स होते हैं। तो इस तरह जीएस के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इनको अधिक से अधिक रट लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको बार बार देख लीजिए। और मुझे उम्मीद है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एट हूबहू उसमें मिल जाएंगे पीसीएस के प्री में। तो रटते जाइए और ध्यान लगाते जाइए। इसका जो मैथ वाला पोर्शन वो मैंने सॉल्व नहीं कराया, वो आप कर लीजिएगा। जीएस वाला क्वेश्चन जो कि इस बार उत्तराखंड में जीएस ही फाइटिंग है, सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस पेपर को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। अनुपम सर जीएस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पर इसको आप पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए, धन्यवाद।